अमित शाह को बीजेपी चाणक्य कहती है, आप जानते हैं, क्योंकि उनकी बनाई रणनीतियों से पार्टी यानी बीजेपी को कई बार जीत हासिल हुई है, साथ ही विरोधी भी कमजोर पड़े हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमित शाह विरोधियों पर वार करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में इस समय मोदी और शाह दोनों सक्रिय हो चुके हैं। पिछले 3 बार से ममता बनर्जी उन्हें मात देती हुई नजर आई हैं। आप याद कीजिए, 3 चुनाव बीत गए लेकिन बीजेपी वहां अपनी दाल नहीं गला पाई। तो आज ममता बनर्जी को घेरने के चक्कर में अमित शाह कुछ ऐसा बोल गए जिसमें कांग्रेस की तारीफ हो गई। आइए सबसे पहले यहां पर अमित शाह के इस बयान को सुन लीजिए, जिसमें ममता बनर्जी और उनके अलावा वामपंथी दलों को घेरने के चक्कर में कैसे कांग्रेस की तारीफ अघोषित तौर पर कर गए अमित शाह। पहले इसको सुनते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सुनिए इन्हें। एक जमाना था मित्रों कि भारत के जीडीपी में बंगाल का योगदान 10.5% था और तीसरे नंबर पर था। जीडीपी में योगदान की दृष्टि से हमारा बंगाल तीसरे नंबर पर था। तीसरे नंबर पर से सरक कर ये 49 साल में वो 22वें नंबर पर आ गया। अब नीचे कोई जगह ही नहीं बची। बंगाल का इतना आर्थिक पतन कभी नहीं हुआ है। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। ममता जी, आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। हर प्रकार के उद्योग की शुरुआत एक जमाने में इस सुजलाम सुफलाम भूमि से हुआ था और इसी के आधार पर सोनार बांग्ला की परिकल्पना की जाती थी। वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी इंडस्ट्री वापस जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में उनको अपनी वोट बैंक गंवाने का डर है। पीएम किसान देरी से लागू किया, बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपया चला गया। आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं किया और बहुत आयुष्मान भारत से बहुत एक प्रकार से कमियां वाली स्वास्थ्य साथी की स्कीम लागू की है। मुझे बताइए, कोई बंगाल का नागरिक भारत में कहीं जाता है और बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य साथी स्कीम उसको बाहर के अस्पताल में इलाज करवा पाएगी क्या? नहीं करवा पाएगी। क्या गुनाह किया है बंगाल के गरीबों ने? देश भर के गरीबों को 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की गारंटी मिल रही है। अरे कई राज्यों ने किया कि केंद्र 5 लाख दे रहा है, उन्होंने और 5 लाख जोड़ दिए। आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है। डर तो ठीक ही है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर इसके कारण गरीबों का आप नुकसान कर रही हो। तो सुन रहे थे आप, ये बात अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि टीएमसी और वामपंथी सरकारों से पहले पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय में, पश्चिम बंगाल जो है वो देश में प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था। 127%, आज 73% है, पहले 127%। जाहिर है टीएमसी और वाम दल से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र पर भी लंबे वक्त तक कांग्रेस ही काबिज रही। यानी अमित शाह ने मान लिया कि कांग्रेस के शासन में देश का और जनता का विकास हुआ है, जबकि मोदी यही कहते रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 60-70 सालों में कुछ नहीं किया। खैर, अमित शाह ने एक तरफ कांग्रेस की तारीफ कर दी, वहीं अपनी नाकामी भी जाहिर कर दी। 3 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह घुसपैठियों का मुद्दा तो उठाए ही जा रहे हैं, उसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। इसके लिए ममता बनर्जी सरकार पर उन्होंने बड़ा हमला किया है। घुसपैठियों के बारे में कहा है कि घुसपैठ रुकवाने के लिए बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगानी है, लेकिन ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है। इससे बंगाल में आतंकवादियों और घुसपैठियों
जो है वो आतंकवादी और घुसपैठी बंगाल में आ रहे हैं और घुसपैठियों आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बंगाल बन गया है। अमित शाह के इस आरोप पर अब ममता बनर्जी ने तीखा सवाल पूछा है। ममता बनर्जी यहां सवाल पूछ रही हैं कि वो कहते हैं कि घुसपैठी सिर्फ पश्चिम बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं। अगर ऐसा है तो पहलगाम में हमला किसने किया? क्या आपने ही करवाया? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? यह सवाल यहां पूछ रही है ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुखिया है, मुख्यमंत्री है, टीएमसी की भी मुखिया है। आपको याद होगा कि अप्रैल में पहलगाम और नवंबर में दिल्ली में हुए आतंकी हमले हुए, दोनों जगह आतंकी हमले हुए, जो केंद्र सरकार की बड़ी विफलता है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी लेने की जगह अमित शाह ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। तो अब उन्हें तगड़ा जवाब मिला है ममता बनर्जी की तरफ से। आज बांकुड़ा जिले के वीरसिंहपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाभारत के खलनायकों दुर्योधन और दुशासन से तुलना की। ममता बनर्जी ने हर चुनाव से पहले सोनार बांग्ला यानी समृद्ध पश्चिम बंगाल या स्वर्णिम काल पश्चिम बंगाल का उसकी बात वो करती आई हैं, सोनार बांग्ला की बात करती आई हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी जो दावा करती है कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, उसकी भी खिल्लियां यहां उड़ाते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए ममता बनर्जी इस मंच से दिखाई दी। ममता बनर्जी ने कहा यहां पर इस मंच से कि हर चुनाव में बीजेपी सोनार बांग्ला बनाने का वादा करती है। बीजेपी शासित सभी राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, वे सोनार बांग्ला कैसे बनाएंगे? इसी तरह ममता बनर्जी ने अमित शाह से यह भी पूछा कि इस बार वो 200 से ज्यादा सीटें लाने का दावा क्यों नहीं कर रहे। यह सवाल यहां पूछ रही हैं ममता बनर्जी। आइए जरा सुनते हैं ममता बनर्जी की ही जुबानी। এখানে বাবুরা ঘুরে দাঁড়াও আর মানুষকে মহিলাদের অ্যাক্সিডেন্ট করো, মহিলা দাঁড়িয়ে আছে তার উপরে গাড়ি চালিয়ে দাও। লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়, দুটো কান থাকলে একটা কান কাটার ভয় থাকে, আর যাদের দুটো কানই কাটা তার আবার কান কাটার ভয় কি? के पार, यानी इस बार देश से ही बाहर कर देंगे, ये कह रही थी यहां पर ममता बनर्जी। आपको बता दूं कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी एक पोस्ट लिखकर अमित शाह के जीत के दावों का मजाक उड़ाया है। और अमित शाह ने आज कहा था कि बीजेपी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक्स पर जो पोस्ट किया है वो आप सामने देख रहे हैं। कह रहे हैं कि अमित शाह आज बंगाल में हैं, उन्होंने आने वाले चुनाव में सीटों की भविष्यवाणी की है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है जरा देखिए। और ये देखिए कहकर एक वीडियो शेयर करते हैं यहां पर अमित शाह का और डेरेक ओब्रायन। जरा उस वीडियो को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। उस वीडियो को देखिए कि उसमें क्या कह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं डेरेक ओब्रायन। देखिए। छत्तीसगढ़ का चुनाव जनादेश जन आशीर्वाद से हमें भरोसा है कि हम चौथी बार सरकार में आएंगे। मैं आपको कहकर जाता हूं 200 से ज्यादा सीटों के साथ 400 पार करेंगे क्या? अब की बार तो देखा इस वीडियो में दिख रहा है दोस्तों कि साल 2018 में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दावा किया था कि बीजेपी चौथी बार सरकार में आएगी, मगर पार्टी को 90 सीटों में से सिर्फ 15 सीटें मिली। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी दिल्ली में बहुमत से सरकार बनाएगी, मगर बीजेपी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से मात्र 8 सीटें मिली, मात्र 8 सीटें। वहीं 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया था कि अब की बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 पार यानी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में बीजेपी, लेकिन पार्टी को सिर्फ 77 सीटें ही मिली। इसके अलावा 2024 में
2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार का नारा दे रहे थे। अब की बार 400 पार का नारा यही अमित शाह, यही नरेंद्र मोदी देते थे, लेकिन बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीटें, जो बहुमत से काफी पीछे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार अमित शाह की मर्जी से जीत ही मिले, बल्कि यह वीडियो बता रहा है कि बीजेपी को कई बार हार का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि इस बार एसआईआर को लेकर शंका व्यक्त की जा रही है और इसके जरिए बीजेपी अपने लिए जीत का पिछला दरवाजा खोल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में ही एसआईआर की पहली सूची की फिर से नई तारीख आ गई है। कल 31 दिसंबर है और कल उत्तर प्रदेश की एसआईआर की पहली लिस्ट, मसौदा लिस्ट आने वाली थी। मतदाताओं की पहली सूची आने वाली थी, ड्राफ्टेड लिस्ट जिसको कहते हैं, वो आने वाली थी, लेकिन उसकी तारीख बढ़ा दी गई, अब 6 जनवरी को आएगी। और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 6 जनवरी को पहला ड्राफ्ट आएगा, पहली लिस्ट आएगी। यह बार बार का बदलाव बता रहा है कि चुनाव आयोग की पहले से पूरी तैयारी नहीं है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि पूरा समय लेकर यह काम हो, हड़बड़ी में ना हो, लेकिन ज्ञानेश कुमार किसी की दलील नहीं सुन रहे हैं। इस बीच बीएलओज की मौतों का सिलसिला भी नहीं रुक रहा है। एसआईआर को लेकर अजीब किस्म की जिद बीजेपी और चुनाव आयोग दिखा रही है, और जिससे लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। खैर, इस काली दाल से क्या हर बार विपक्ष का जायका खराब होगा या बीजेपी भी कभी इसका शिकार होगी, यह देखना होगा। और इन सब के बीच जब बात होती है दो चीजों की, यानी घुसपैठियों की और फिर एसआईआर की, तो क्यों बीजेपी में हाहाकार मच जाता है? इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इस बार अमित शाह की रणनीति के भरोसे रहकर मात खाएगी बीजेपी? क्या घुसपैठियों से लेकर एसआईआर तक के मुद्दे बीजेपी को नुकसान में डालेंगे? इन तमाम मसलों पर आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। साल के आखिरी 2 दिन, साल का आखिरी सेकेंड लास्ट कहें तो न्यूज पॉइंट, इसके बाद कल आखिरी और उसके बाद नए साल का आगाज, और उन सब के बीच आज इस चर्चा में यह भी समझेंगे, ये भी इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि यह साल सियासी तौर पर कैसा रहा। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अनिल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी जुड़े हुए हैं सीधे कोलकाता से, और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं इधर दिल्ली से। आप तमाम साथियों का स्वागत इस्तकबाल है। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जोड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं, पहले प्रफुल्ल जी आपके पास ही, कोलकाता की बात हम कर रहे हैं, जरा आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अमित शाह का दौरा और लगातार आप देखिए साल का आखिरी वक्त, सब इस इंतजार में है कि नया साल पहले अच्छे से मना लें, धूमधाम से आगाज कर लें, उसका स्वागत कर लें नए साल का, और उसके बाद हम चुनावी सफर में दौड़ें। लेकिन उससे पहले यहां पर अमित शाह का डेरा डालना, जो वहां पर बैठे हुए रहे और वो पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों एसआईआर की बात कर रहे हैं, साथ साथ वो ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोल रहे हैं, ममता बनर्जी भी हमला बोल रही हैं। क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पे, प्रफुल्ल जी? साथियों को नमस्कार। अमित शाह 3 दिन की यात्रा पर यहाँ आए हैं। कल से यात्रा शुरू हुई है, आज दूसरा दिन है, कल भी रहेंगे शायद। क्या पता यहीं पर साल का पहला दिन मनाए, 2026 का पहला दिन यहीं से शुरू करें। मंसूबे बड़े हैं, मनोरथ बड़े हैं और स्ट्रेटेजी बड़ी है, और उन्हें इन लोगों को झूठ बोलने से कभी कोई परहेज तो रहता नहीं है, और लगातार वादे कर रहे हैं। उन्होंने दिखला दिया कि किस प्रकार से वादे कुछ करते हैं, होता कुछ है, और कभी कभी लह जाता है, कभी कभी बात बन जाती है, तो ठीक है। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभी बहुत तरह के अभी अंदरूनी चीजें चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। अभी प्रधानमंत्री से अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात हुई, वो आज ही हुई है, उसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ होंगे। जबकि गृह मंत्री यहाँ पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं। एक बीएलओ की आत्महत्या फिर हुई है, बांकुड़ा में हेडमास्टर थे वो एक स्कूल में, तो वो सब तमाम चीज़ चल रही है। ये घुसपैठिए का मामला उठाते हैं, तो ममता बनर्जी ने सही सवाल पूछा है कि घुसपैठिए अगर पश्चिम बंगाल से निकलते हैं तो फिर पहलगाम कैसे पहुंच जाते हैं, बीच में रोक टोक क्यों नहीं होती है? पूरी व्यवस्था, पूरा निज़ाम तो आपका है। तो उन्होंने सवाल उठा दिया। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो आपने पहले वीडियो में दिखाया हम लोगों को कि इन्होंने कहा है कि तृणमूल के पहले, उसके पहले सीपीएम के पहले भी बंगाल में 127% यहाँ ज़्यादा इन्होंने बताया। अब 1 रुपया और 27 रुपया
₹1.27 का इन्होंने बताया आंकड़ा। तो 27% ही होता है, 127 कहाँ से होगा? 127 तो तब होता है जब ये 200 से 227 होता है, जो भी हो वो तो गणित की बात है, क्षमा करें। लेकिन इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस के राज की ही प्रशंसा की है कि कांग्रेस के राज में पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और धीरे धीरे खराब होती गई है, और वाम के समय में खराब हुई, तृणमूल के समय में भी खराब हुई, ऐसा उनका कहना। अब इस कहने को अगर डिकोड करें तो दो बातें, एक और इसमें कांग्रेस दिखती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनको लगता है कि कांग्रेस की प्रशंसा करने से भी कांग्रेस बहुत कुछ इसका राजनीतिक लाभ डिविडेंड नहीं ले जा पाएगी बंगाल के चुनाव में, बल्कि इससे उनको उम्मीद ये है, जो कि बिल्कुल गलत आकलन पर आधारित लगता है, कि कांग्रेस या ममता बनर्जी के कुछ वोट खिसक करके कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ममता बनर्जी के प्रति आकर्षण घटे, तो उनको राजनीतिक लाभ वोट का हो सकता है चुनाव का। लेकिन वह भी होने नहीं जा रहा है। ये अपने ही जुबान में इतने लड़खड़ाते हुए इन्होंने यह बात कही है, कोई प्रभावी तरीके से ये बात लोगों के सामने में नहीं आ पाई, ऑप्टिक्स के माध्यम से भी, और लोग इसको गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं? क्या इस बयान से, अमित शाह के इस बयान से, यहां दो, एक अमित शाह का बयान और इसी सवाल के साथ अनिल जी के पास भी आता हूं। एक तो ये कि क्या अमित शाह का बयान जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां मजबूत करने के लिए है, और दूसरा ममता बनर्जी की जो 3 सेंटेंसेस हैं, जो उनके जो बयान के जो 3 लाइनें हैं, उसके क्या मायने रखे जाएं कि हम पहले आपको, पहली बात कि आप 200 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं, दूसरी बात हम पश्चिम बंगाल में आप उसे खदेड़ेंगे, तीसरी बात हम देश से खदेड़ेंगे। बिल्कुल राजीव जी, जो अमित शाह जी आज जाकर बोले हैं बंगाल में, और जिस तरीके से उन्होंने अपना बात रखी है, उससे एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि अमित शाह जी अब काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, और इतने ज़्यादा घबराए हुए दिखाई पड़ रहे हैं अमित शाह जी कि वो, जैसा ममता बनर्जी भी कह रही है कि इस बार उन्होंने नहीं कहा कि 200 पार का नारा देंगे, अब की बार 200 पार क्यों इस बार नारा नहीं दे रहे हैं, तो अमित शाह जी भूल रहे हैं इस बार ये नारा देना, अब की बार 200 पार। दूसरा राजीव जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग की मदद लेने की बातें चल रही थी, शायद चुनाव आयोग मदद कर नहीं पा रहा है जितनी मदद चाहिए है वहाँ ममता बनर्जी को हार फेंकने के लिए। उसमें चुनाव आयोग जो है शायद उतना सफल नहीं हो पा रहा है जितनी उससे आशा की गई थी वो काम करेगा। उसमें बिहार में कामयाब रहा चुनाव आयोग, तो लगता यह था कि जिस तरीके से बिहार में कामयाब रहा उस तरीके से बंगाल में भी कामयाब रहेगा। लेकिन अमित शाह जी ने अभी से जाके मोर्चा संभाल दिया राजीव जी। अगर 4 महीना पहले से और 3 दिन की एक तरह से कहा जाए उस पर वो वहाँ डटे हुए हैं बंगाल में, तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि अभी लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी जो है ज़्यादा मददगार साबित नहीं हो पा रहे हैं। तमाम SIR प्रक्रिया, उसमें भी नाम काटना, उसके बाद फिर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करना, सारी चीज़ें होने के बाद तो घबराहट जो है अमित शाह जी की वो साफ तौर पर आज दिखाई पड़ रही थी, और ये ममता बनर्जी भी कह रही हैं। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी को निशाना बनाने के लिए साहब कांग्रेस के समय में अच्छा था, अमित शाह भी ये बात जानते हैं राजीव जी कि अमित शाह के कह देने भर से कि साहब कांग्रेस के समय में अच्छा था, कांग्रेस वहाँ जो है वो बहुत आगे नहीं बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अमित शाह जी की बढ़ाने से बढ़ जाएगी। अब कांग्रेस का जो अपना आधार है वो रहेगा, जो उसका अपना पॉकेट है वो उसका रहेगा, जो उसका काम है वहाँ वो रहेगा, लेकिन अमित शाह जी के बढ़ाने से नहीं बढ़ जाएगी। और अमित शाह जी के बढ़ाने से बढ़ जाती कांग्रेस तो भाजपा को ही बढ़ा लेते अमित शाह जी। लेकिन वो निशाना जो साधना चाहते हैं ममता बनर्जी के ऊपर और कम्युनिस्टों के ऊपर जो साधना चाहते थे निशाना, उस निशाना साधने के चक्कर में उन्हें ये मालूम नहीं था कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात चली जाएगी। जबकि वो जानते हैं अच्छे तरीके से, आज आप किसी गांव में बैठकर भी कोई बात कहिए तो आज भी पूरी दुनिया सुन लेती है, क्योंकि ये इंटरनेट का दौर है। तो आप अगर बंगाल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल के संदर्भ में कोई बात कहेंगे तो बंगाल के संदर्भ में बात भले ही ना ली जाए, लेकिन दूसरे संदर्भों में पूरे देश में जरूर ले ली जाएगी। और आज राजीव जी पूरा सोशल मीडिया जो है वो इससे पटा पड़ा है कि अमित शाह जी जो है वो तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस की, तो मजबूरी में आ गए मोदी जी को इसका मतलब वो गलत साबित करना अमित शाह जी। तो अब इसको तो राजीव जी पूरे देश में इसी संदर्भ में लिया जा रहा है। अब अमित शाह जी को ने जो कहा बंगाल उसको कितना समझेगा वो तो पता नहीं, लेकिन देश ये समझ रहा है कि मोदी जी को अमित शाह जी अब गलत साबित करने पर तुल गए हैं, और कांग्रेस मुक्त भारत की बात मोदी जी भले करते रहे, अमित शाह जी नहीं कर रहे हैं। ये संदेश राजीव जी एक साफ तौर पर जो देश भर में जा रहा है ये लग रहा है। अब ये अमित शाह जी से धोखे से गलती हो गई राजीव जी, गलती से मिस्टेक हो गया। जैसे अमित शाह जी इंटर के बाद हाई स्कूल करा देते हैं, तो गलती से मिस्टेक हो गया होगा ये।
लेकिन ये गलती से मिस्टेक का मामला राजीव जी लगता नहीं है। बहुत सोच समझ कर उन्होंने कहा होगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया होगा कि इसका दूसरी जगह भी फायदा लोग उठा सकते हैं। बहरहाल राजीव जी, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति होती है। अब यहाँ घुसपैठियों की बात कर रहे हैं अमित शाह जी, और राजीव जी मैंने सुबह भी ये बात कही थी ब्रेकिंग में कि ये 78 सालों में पहली ऐसी सरकार है जो अपनी नाकामियों का ढोल खुद पीटती है और अपनी नाकामियों पर कहती है कि हम नाकारा हैं, हमारी पॉलिसी बिल्कुल बेकार है, हम बिल्कुल एकदम नाकामयाब साबित हुए और हमारी नाकामियों पे हमको वोट दे दो। मतलब ऐसा राजीव जी दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई सरकार जो है वो अपनी नाकामियों का ढोल खुद पीटे और कहे कि इन नाकामियों की वजह से ही हमको वोट दे दो। अब घुसपैठियों की बात करने ममता बनर्जी ने पूछा राजीव जी, और यही सरकार जो है पंजाब का जब चुनाव था उससे पहले लेकर आई थी कि 50 किलोमीटर की सीमा जो है वो सब बीएसएफ के अंडर में होगी। तो 50 किलोमीटर तक की सीमा अगर बीएसएफ के अंडर में है तो उस 50 किलोमीटर तक की सीमा के मालिक तो अमित शाह जी हैं। अब वो चाहे पहलगाम में राजीव जी घुसपैठ हो रही है, और चाहे बंगाल से हो रही हो, चाहे गुजरात से हो रही हो, जहाँ से भी घुसपैठ हो रही है उसके जिम्मेदार सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। तो अमित शाह जी जो है वो नरेंद्र मोदी की नाकामियों का ढोल पीटते हुए और अपनी नाकामियों का ढोल पीटते हुए वोट मांग रहे हैं कि भाई हम बहुत नाकारा साबित हुए, हमने घुसपैठ होने दिए, इसलिए हमारी नाकामियों पर हमको आप वोट दे दीजिए और हम सरकार यहाँ बना लेंगे, तो हम यहाँ से घुसपैठ के बाहर कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है, आप यहाँ सरकार बना लेंगे, घुसपैठ के बाहर कर देंगे। भाई आपने बिहार में कितने घुसपैठ के बाहर कर दिए बताएं? सरकार बन चुकी है बिहार में, आपने कहा था कि आती घुसपैठी बाहर की जाएंगे। तो अमित शाह जी जहाँ जाते हैं राजीव जी, ये अपने साथ घुसपैठी लेकर चलते हैं। झारखंड गए तो वहाँ घुसपैठिए लेकर गए थे, बिहार गए तो वहाँ घुसपैठिए लेके गए, महाराष्ट्र गए वहाँ घुसपैठिए लेके गए, हरियाणा गए वहाँ घुसपैठिए लेके गए, दिल्ली में भी घुसपैठिए लेके गए, अब ये घुसपैठिए लेके जो है बंगाल पहुँच गए। लेकिन ये असम क्यों नहीं जा रहे हैं घुसपैठिए लेके राजीव जी, जहाँ घुसपैठियों का मसला सबसे ज़्यादा है? असम में आके घुसपैठियों की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ से भी घुसपैठियों को बाहर निकाल करेंगे। तो ये एक तरीके से राजीव जी इन्होंने अपनी नाकामियों का ढोल पीटा है और सोचा ये इन्होंने कि अपनी नाकामियों को भी कांग्रेस के मत्थे मार देंगे या ममता बनर्जी के मत्थे मार देंगे। लेकिन वो हो गया गलती से मिस्टेक, इंटर के बाद हाई स्कूल अमित शाह जी ने करा दिया और उस चक्कर में कांग्रेस की जो है वो तारीफ कर बैठे। जी कांग्रेस की तारीफ कर बैठे।